अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे वो है सोशियोलॉजी, और इसके अंदर हमने पास्ट पेपर से कुछ एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, और ये आपको हेल्प करेंगे आपके जितने तमाम वन पेपर्स हैं एफपीएससी के, पीपीएससी के, और ये जो अभी आपका स्पेशली स्क्रीनिंग टेस्ट आने वाला है सीएसएस का, और पीएमएस के जो आपका जनरल नॉलेज का पेपर होता है, और सोशियोलॉजी भी पीएमएस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ये जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ये आपको इन तमाम पेपर्स में हेल्प करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है ऑगस्ट कॉम्ट। वैसे तो ये कंसिडर किया जाता है कि सोशियोलॉजी जो है उसके फादर इब्न खल्दून को कंसिडर किया जाता है, लेकिन क्योंकि जब हम इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम उसमें वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स के जो है ना कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं, तो उसमें ऑगस्ट कॉम्ट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, एंड ही इज़ कंसिडर्ड टू हैव coined the term sociology. He was a French philosopher and he was born in 1798 in France and he died in 1857. अब इस तरह से इस एक सवाल में आपके तीन एमसीक्यूज़, इनफैक्ट चार एमसीक्यूज़ कवर हो गए। एक तो कि सोशियोलॉजी की टर्म किसने कॉइन की थी, दूसरा इनका ओरिजिन क्या था, तीसरा व्हेन ही वाज बोर्न, एंड फोर्थ व्हेन ही डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द टर्म सोशियोलॉजी वाज कॉइन्ड, तो इसका सही जवाब है 1830। हैरियट मार्टिन्यू इज़ नोन एज मदर ऑफ सोशियोलॉजी। ये भी एक जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है फॉर योर एडिशनल एमसीक्यूज़। तीसरा सवाल है, द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ मेड ऑफ टू वर्ड्स विच आर सोशियस एंड लोगोस। सोशियस एंड लोगोस मीन्स द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप। सोशियोलॉजी जो टर्म है, हम कहते हैं ना कि सोशलाइजेशन क्या होता है, कि आपस में इंटरेक्ट करना। सोशल लाइफ क्या होती है कि जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम अपनी सोसाइटी में जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये जो इसका मतलब है सोशियोस एंड लोगोस का, कि द स्टडी ऑफ कंपेनियनशिप, तो ये उसके साथ रिलेट करता है और हमें सोशियोलॉजी का एक जो टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग है वो समझ आता है। देन अगला हमारा क्वेश्चन है, सोसाइटी सिम्बलाइजेस द नेटवर्क ऑफ सोशल, तो इसका जो सही जवाब है वो है रिलेशनशिप। सोसाइटी सिम्बलाइजेस द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। Next question is, marriage is an important and universal social institution of society. Basically सोशियोलॉजी में हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस। उसमें फैमिली जो है वो पहला इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन होता है, जहाँ से एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपनी जो अपब्रिंगिंग है और जो उसकी लर्निंग है वो सबसे पहले उसकी फैमिली से स्टार्ट होती है। तो फैमिली का जो यूनिट है वो बेसिकली मैरिज है, बिकॉज़ जब दो लोग आपस में उनका एक वेडलॉक होता है, जब उनकी शादी होती है, तभी उनकी फैमिली, उनकी लीनियज जो है वो आगे चलती है। तो मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का यूनिट आप कह लीजिए कि मैरिज होता है। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज़ बिल्डिंग अप ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इन द पर्सनालिटी बाय ग्रुप्स। जब आप एक सोशल सेटअप में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप कुछ सोशल वैल्यूज़ शेयर करते हैं, आप कुछ सोशल नॉर्म्स शेयर करते हैं। जब आप अपने सोसाइटल फ्रेमवर्क को, जब आप अपने सोशल फैब्रिक को बहुत स्ट्रेंथन कर लेते हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, तो आपकी जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और जो शेयर्ड नॉर्म्स हैं वो आपको आइडेंटिफाई करती हैं, वो आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाती हैं। तो सोशलाइजेशन बेसिकली क्या है? जब आप इस तरह से अपनी इंटरेक्शन मेंटेन करते हैं सोसाइटी में कि आपकी सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज़ बिल्डअप हो जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं सोशलाइजेशन।
who was with an opinion that a gift is a social substitute for money among moneyless cultures. तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया है, इसको नॉर्मली एसोसिएट किया जाता है ऑकबर्न एंड निमकॉफ के साथ. फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय किंग्सले डेविस विल्बर्ट मोरे. इसके अंदर ये जो हमारा सही आंसर है, इन दोनों फिलोसोफर्स के साथ इस फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन को एसोसिएट किया जाता है. फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन से मुराद क्या है? दे सजेस्ट दैट सोशल इनइक्वालिटीज़ आर फंक्शनल फॉर सोसाइटीज़ because they provide an incentive for the most talented individuals to occupy jobs that are essential to orderly maintenance of society. अब इस बात को हम किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे? हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में हर एक अपना एक डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है. कोई बिज़नेस कोई जो है अपना बिज़नेस कैरी आउट कर रहा है, कोई किसी मैनेजरियल जॉब को जो है ना कैरी आउट कर रहा है. और इसी तरह डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारी सोसाइटी में. सम पीपल आर लिविंग इन बेटर कंडीशंस एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. बट ये भी एक फंक्शनल एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि अगर ये इनइक्वालिटीज़ ना हो और अगर सब लोग इक्वल वे में रहना शुरू कर दें, जो तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंट लेवल के जो सोसाइटी में जो लोग हैं उसको कैरी आउट करते हैं, तो फिर वो डिफ्रेंसिएशन कैसे आएगी, आपकी सोसाइटी फंक्शनल कैसे होगी? फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक बैंक की बात कर रहे हैं तो उस बैंक में कोई होगा जो बैंक का ओनर होगा, कोई होगा जो वहाँ पे मैनेजरियल फंक्शंस कैरी आउट कर रहा होगा, लेकिन उस बैंक का एक गार्ड भी तो होगा जो बाहर बैठ के उस बैंक की प्रोटेक्शन कर रहा होगा. तो ये इनइक्वालिटीज़ ज़रूरी होती हैं ताकि आपके जो डिफरेंट सोसाइटल फंक्शंस हैं उनको फंक्शनल बनाया जा सके. Theoretical framework that focuses on the level of economic development as the determinant of birth and death rates referred to as optimum theory of population. Optimum theory of population जो है, it was propounded by Edwin Cannon in his book Wealth, published in 1924. Optimum theory of population basically क्या है कि आप एक बैलेंस मेंटेन करें, आप एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकें बिटवीन योर पॉपुलेशन एंड बिटवीन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू. जहाँ आपको लगे कि आपकी पॉपुलेशन एक्सीड कर रही है आपके रिसोर्सेज से, तो इसका मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया है. इसकी हमारी एक जो क्लासिकल एग्जांपल है वो हमें मिलती है चाइना की केस स्टडी में, जिन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया ताकि वो अपनी पॉपुलेशन और अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को एक बैलेंस की तरह मेंटेन कर सकें. इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है जापान में. अगर हम एंशियंट जापान की बात करें तो वहाँ पे जो एल्डरली लोग होते थे, जब वो अपनी एक बहुत ओल्ड एज को रीच कर जाते थे और जब उन्हें रियलाइज़ होता था कि अब वो सोसाइटी में एक प्रोडक्टिव रोल प्ले नहीं कर पा रहे और वो एक बर्डन बन गए हैं अपनी यंग पॉपुलेशन पे, तो वो सुसाइड कर लेते थे, जिसको एमिली डर्कहाइम ने एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का नाम दिया है अपनी थ्योरी ऑफ सुसाइड में. तो ये जो हमारे डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं अपनी पॉपुलेशन और अपने रिसोर्सेज के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करने का, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम थ्योरी पॉपुलेशन. Which author initially used the term social physics for sociology? तो इसका भी जो हमारा जवाब है वो ऑगस्ट कॉम्ट है. ऑगस्ट कॉम्ट ने इस टर्म को यूज़ किया था फॉर सोशियोलॉजी. सोशल फिज़िक्स होती क्या है? बेसिकली ऐसी फील्ड ऑफ साइंस जिसमें हम मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम साइंटिफिक वेज़ यूज़ करते हैं, फ़िज़िक्स से इंस्पायर्ड मेथडोलॉजीज़ यूज़ करते हैं ताकि हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर सकें, ताकि हम जो ह्यूमन एनालिसिस है, सोशल एनालिसिस है, जो सोसाइटल एनालिसिस है, वो कर सकें. तो उसको कहते हैं सोशल फिज़िक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी? तो इसका सही जवाब है 4 स्टेजेस. ये 4 स्टेजेस किस तरह से हम इनको
क्लासिफाई करते हैं, सबसे पहली स्टेज है हंटिंग एंड गैदरिंग। ये ऐसी सोसाइटीज़ थी जिनमें जो लोग रहते थे, जिनको हम प्रिमिटिव पीपल कहते हैं, वो प्रिमिटिव लोग रिसोर्सेज को हंट करते थे और उनको गैदर करते थे। यानी कि इनकी कोई परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं होती थी, ये सिर्फ एक जगह पर रहते थे उस टाइम तक के लिए जब तक ये वहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट नहीं कर लेते थे, और फिर ये नेक्स्ट जगह मूव कर जाते थे। इस तरह की सोसाइटीज़ में सरप्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, होर्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ कंसिडर की जाती थी। अगला जो हमारा एवोल्यूशन है, एवोल्यूशनरी फेज़ है सोसाइटी की एवोल्यूशन में, दैट इज़ पेस्टोरलिज्म एंड नोमैडिज्म। पेस्टोरलिज्म का क्या मतलब था? बेसिकली नोमैडिक सोसाइटीज़ जो हैं वो ट्रैवल करती थी, वो एक जगह पे उनकी परमानेंट सेटलमेंट्स नहीं होती थी, और ये जो नोमैडिक सोसाइटीज़ हैं ये ट्रैवल करती थी थ्रू एनिमल्स, और इन एनिमल्स में शीप भी आ जाते हैं, कैटल आ जाते हैं, कैमल्स आ जाते हैं, हॉर्सेस आ जाते हैं, ये अपने इन हर्ड्स के साथ ट्रैवल करती थी। तो पेस्टोरलिज्म क्या होता है कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करें, और ये डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को किस चीज़ के लिए? वूल के लिए भी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए भी, फूड के लिए भी, और अपनी ट्रैवलिंग के लिए भी। फिर आ जाता है हमारा अगला फेज़ इन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो कि है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल फेज़ जब आया तो उसके साथ ही परमानेंट सेटलमेंट्स का कॉन्सेप्ट भी आ गया। वाई? बिकॉज यू ऑल मस्ट नो कि एग्रीकल्चर एक दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का प्रोसेस नहीं होता। एग्रीकल्चर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, स्पेशली जब हमारी एग्रीकल्चरल ईरा में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ भी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी। तो फिर परमानेंट सेटलमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया और लोगों ने एक जगह रहना शुरू कर दिया और एक कम्युनिटी फॉर्म कर ली। उसके बाद जो अगला हमारे पास फेज़ आता है इन द एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, दैट इज़ कॉमर्स या इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है उसके अंदर हमने एक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कर ली, बिजनेसेस डेवलप कर लिए, एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी बन गई, और उसकी वजह से मज़ीद सोशल प्रॉब्लम्स, मज़ीद सोशल डेवलपमेंट्स भी हुई, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही हम एसोसिएट करते हैं अर्बनाइजेशन को भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही हम एसोसिएट करते हैं इंक्रीज्ड क्राइम रेट को भी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही हम एसोसिएट करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी, क्योंकि जब आप अर्बनाइजेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को किसी ना किसी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसको हर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु प्रोक्लेम्ड दैट रिलीजन वुड डिसअपीयर व्हेन अ सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रिमूव्ड द नीड फॉर कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स। लेकिन अब ये जो सवाल है ये बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इसी एक क्वेश्चन में मेंशन्ड हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन क्या है। बेसिकली कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया दिया था कि कैपिटलिज्म के रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि सोसाइटी डिवाइड हो गई है, सोसाइटी में डिवीज़न आ गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म मींस के ऐसी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी या एक ये ऐसी इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जिसमें द पीपल हु ओन द मीन ऑफ रिसोर्सेज वो फ़ायदा उठाते हैं। दो क्लासेस में कार्ल मार्क्स ने सोसाइटी को डिवाइड किया। एक थी बुर्जुआजी क्लास और एक थी प्रोलेटरिएट क्लास। बुर्जुआजी क्लास वो थी जो ये इन रिसोर्सेज को, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती थी, यानी कि कैपिटलिस्ट। और प्रोलेटरिएट क्लास वो थी जो वर्किंग क्लास थी, लेबर क्लास थी, जो कि मिनिमम वेजेस के रिटर्न में अपनी लेबर को सेल करते थे। और ये जो कैपिटलिस्ट थे ये इस प्रोलेटरिएट क्लास की लेबर को एक्सप्लॉइट करते थे इन टर्म्स ऑफ चीप लेबर। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन ये जो प्रोलेटरिएट क्लास है इनको रियलाइज़ होगा कि दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, और ये एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन लेकर आएंगे।
तो जब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगी और कम्युनिज्म प्रिवेल करेगा तो फिर कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो रिमूव कर दी जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाएगी, कम्युनिज्म प्रिवेल करेगा, तो इसका रिलीजन से क्या ताल्लुक़ है? रिलीजन कैसे डिसअपीयर हो सकता है? तो इसको कार्ल मार्क्स ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि रिलीजन जो है इट इज़ द ओपियम ऑफ कॉमन पीपल। क्योंकि जैसे कि हमारे रिलीजन में भी ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है टू सम एक्सटेंट, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी के भी कुछ ऐसे सेक्ट्स हैं जो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग इज़ प्री डेस्टिन्ड। प्री डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट, वो ये अज्यूम करते हैं कि अगर उनको कोई वर्ल्डली बेनिफिट्स नहीं मिल रहे या फिर दुनिया में उनके हालात अच्छे नहीं हैं, तो इट मीन्स कि दे हैव बिन प्री डेस्टिन्ड टू लिव इन दिस वे बाय द विल ऑफ गॉड। हम अपने जो हमारे नुकसानात होते हैं, जो हमारे वर्ल्डली नुकसानात होते हैं, हम उनको रिलीजन के साथ एसोसिएट कर देते हैं कि ये ऐसे ही होना था, इट वॉज मेंट टू बी लाइक दिस। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जिस दिन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ गई, कैपिटलिज्म ख़त्म हो गया और कम्युनिज्म प्रिवेल कर गया, उस दिन सब बेनिफिट लेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। उस दिन कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जिसकी वर्ल्डली कंडीशंस बुरी होंगी, क्योंकि इक्वालिटी प्रिवेल करेगी, और जब इक्वालिटी प्रिवेल करेगी तो फिर रिलीजन की इम्पोर्टेंस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब लोग अच्छी वर्ल्डली कंडीशंस में रह रहे होंगे तो वो अपनी जो एक उनका आइडिया था कि हमारी बुरी कंडीशंस जो हैं वो इस वजह से हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन, वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन डर्कहाइम्स वर्क द टर्म कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस रेफर टू। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ए में हमारे पास हैं शेयर्ड आइडियाज़ और बी में हमारे पास हैं मोरल वैल्यूज़। तो बेसिकली डर्कहाइम का ये मानना था कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, उसके अंदर एक बॉन्ड बनता है थ्रू शेयर्ड आइडियाज़ एंड थ्रू शेयर्ड मोरल वैल्यूज़। जब हमारी वैल्यूज़ सेम होंगी, जब हमारे आइडियाज़ सेम होंगे, तभी हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। वैल्यूज़ क्या होती हैं? बेसिकली वैल्यूज़ हमारे बिलीव्स होते हैं, व्हाट वी थिंक इज़ मॉरली राइट एंड व्हाट वी थिंक इज़ मॉरली रॉन्ग, ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ होती हैं। तो जब हम एक तरह की मॉरल वैल्यूज़ शेयर करेंगे, हम एक तरह के आइडियाज़ शेयर करेंगे, तो फिर हम अल्टीमेटली एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, हम एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल है, सेक्युलराइजेशन इन्वॉल्व्स द टू रिलेटेड आइडियाज़ ऑफ। इसका राइट आंसर है डिसएंगेजमेंट एंड डिसएंचेंटमेंट। अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको ये आइडिया होगा कि जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा पहले कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया था, उसमें मैंने कहा था फैमिली जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इसी तरह से रिलीजन जो है वो भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। हम एक सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रिलीजियस वैल्यूज़ जो कि हम शेयर करते हैं। सेकुलराइजेशन क्या है? जहाँ पे हम इन रिलीजियस वैल्यूज़ और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और हम डिसएंगेज हो जाते हैं अपनी ग्रुप एक्टिविटीज़ से, अपने जो हमारी एक ग्रुप कोहेजन है उससे। एंड डिसएंचेंटमेंट यानी कि हमारा वैल्यू सिस्टम चेंज हो जाता है। पहले जो इंस्टीट्यूशंस या जो वैल्यूज़ हमें हम जिनको ग्लोरीफाई करते थे, अब हम उनसे डिटैच हो गए हैं। तो सेकुलराइजेशन is composed or it involves the two related ideas of disengagement and disenchantment. A sect is organized around voluntary membership, democratic leadership and high levels of emotional commitment. किसी भी ग्रुप फॉर्मेशन के लिए, किसी भी ग्रुप कोहेजन के लिए, चाहे वो सेक्ट की बेसिस पे हो, चाहे वो
पॉलिटिक्स की बेसिस पे हो, चाहे वो किसी भी तरह की लीडरशिप की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप की, तो ये बात आपने याद रखनी है कि वो इमोशनल कमिटमेंट के बग़ैर, ह्यूमन रिलेशंस एस्पेक्ट के बग़ैर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय whom द टर्म positivism refers to। अब positivism क्या होता है? द precise scientific study of observable phenomena। बेसिकली positivism एक वक्त था जब साइंस को या साइंटिफिक स्टडी को एसोसिएट किया जाता था प्योर साइंसेस के साथ। इसको हम कहते हैं प्योरली पॉजिटिविस्ट एरा, जिसमें आपकी जो प्योर साइंसेस हैं सिर्फ उसी पर साइंटिफिक मेथडोलॉजी, साइंटिफिक फैक्ट्स और साइंटिफिक स्टडीज़ को अप्लाई किया जाता था। लेकिन फिर एक आइडिया जो है, जब सोशियोलॉजी वजूद में आई, जब सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट, एक डिसिप्लिन के तौर पर आया, तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी, इसकी सिग्निफिकेंस भी रेज़ की कि जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं, जो सोशल फिनोमेना हैं, जो डिफरेंट सोशल डेवलपमेंट्स हैं, उनकी भी साइंटिफिक स्टडी की जा सकती है, उनको भी साइंटिफिकली स्टडी किया जा सकता है, उनका साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सकता है। तो ये आइडिया और ये जो आप कह लीजिए टर्म है, इट रेफर्स टू, ये किसने इस चीज़ को, इस आइडिया को प्रमोट किया, सपोर्ट किया? तो वो ऑगस्ट कॉम्ट है इसका आंसर जी। डायरनडॉर्फ, रेक्स एंड हैबरमास फोकस देयर अटेंशन ऑन, तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। हमारे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पावर, कॉन्फ्लिक्ट एंड डोमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वे शुड अवॉइड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसका सही जवाब है लीडिंग क्वेश्चंस। बेसिकली जब हम सर्वे की बात कर रहे हैं तो हमारा सर्वे बिल्कुल इम्पार्शियल होना चाहिए, नॉन बायस्ड होना चाहिए। तो जब हम लीडिंग क्वेश्चंस इन्वॉल्व कर देते हैं, जिनके ऐसे क्वेश्चंस जिनके लिए जो आपके जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, या जिन लोगों से आप सर्वे अपना कंडक्ट जिन लोगों के साथ कर रहे हैं, उनके पास अपना ओपिनियन देने की या कोई ओपन चॉइस उनके पास नहीं होती। आप अपने जो है ना बायस्ड ओपिनियंस को अपने क्वेश्चंस में इस तरह से इनकॉर्पोरेट कर देते हैं कि आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन मिल ही ना सके। इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस, और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सर्वे में नहीं होने चाहिए। वन मस्ट अवॉइड सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि इस तरह आपका जो सर्वे है वो रिजल्ट्स बड़े बायस्ड आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर्ग्यूड दैट जेंडर सोशलाइजेशन अकर्ड थ्रू बॉयज and girls being closely attached to their mothers but then boys breaking away। तो इसका सही जवाब है शुडराव। ये एक अमेरिकन फ़िलासफ़र थी और इनका आइडिया थोड़ा सा ओवरलैप करता है फ्राइड के आइडिया के साथ, हु वाज अ साइकोलॉजिस्ट। इनका ये मानना था कि जो जेंडर डिफरेंसेस हैं, जो आपके बिहेवियर में ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो आपके बिहेवियर में डिफरेंसेस होते हैं, दे ग्रो आउट ऑफ द ऑडिपल कॉम्प्लेक्स। इन्होंने भी वही बात की जो मोर और लेस फ्राइड ने की थी, कि बच्चे जो हैं दे आर बॉर्न बायसेक्सुअल। और अगर आपको एक बच्चे में, अगर एक मेल चाइल्ड में उसकी मैस्कुलिन बिहेवियर जो है उसको डेवलप करना है, उसकी मैस्कुलिनिटी को डेवलप करना है, it must be in the absence of an ongoing personal relationship with their father। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज़ अ सोशल ट्रेंड दैट इन्वॉल्व्स। इसके जवाब में हमारे पास जो सही जवाब है वो है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, अगर आपका बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा है तब भी आपका जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो चेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। बर्थ रेट डिक्लाइन होने की सूरत में जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें ओल्डर पीपल की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा हो जाएगी,
और यूथ की जो परसेंटेज है, जो बच्चों की परसेंटेज है, वो नेचुरली कम हो जाएगी। ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बाद आपकी डेमोग्राफिक बैलेंस जो है वो शिफ्ट हो सकता है, चेंज हो सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब बढ़ती है? जब आपकी लिविंग कंडीशंस बेहतर हो जाएं, जब आपकी मेडिकल कंडीशंस बेहतर हो जाएं, जब आप डिफरेंट डिजीज़ का क्योर ढूंढ लें। एक वक्त था जब फ्लू जैसे आम डिजीज़ का भी कोई क्योर नहीं होता था और लोग फ्लू की वजह से भी उनकी डेथ्स हो जाती थी। बहुत एक लार्ज पोर्शन, एक लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाता था बिकॉज ऑफ सम सिंपल डिजीजेस। बट विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ साथ आने वाली चेंजेस की वजह से, इम्प्रूव्ड कंडीशंस की वजह से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो गई और उसकी वजह से भी आपकी जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो शिफ्ट हो जाता है। एन एजिंग पॉपुलेशन, जब आपकी पॉपुलेशन में परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल ज़्यादा हो जाता है तो तब भी आपका एक डेमोग्राफिक शिफ्ट आ जाता है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि ग्रीस में अब कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ ओल्डर पीपल इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू हाउ इट वाज इन 1960s और 1970s। तो इसका मतलब ग्रीस का जो डेमोग्राफिक बैलेंस है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गई है। Next question is, which of the following is not one of the 7 characteristics of Weber's ideal type of bureaucracy? जब हम theory of bureaucracy की बात करते हैं या जब हम simply bureaucracy का नाम लेते हैं तो उसमें हमारे जहन में एक जो नाम आता है वो होता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर की बहुत कंट्रीब्यूशन है when it comes to bureaucracy, और इसके साथ साथ मैक्स वेबर को एसोसिएट किया जाता है theory of authority के साथ भी। मैक्स वेबर ने जब अपनी आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी दी उस वक्त क्या कंडीशंस थी, उस वक्त क्या हालात थे? बेसिकली उस वक्त कैपिटलिज्म ग्रो कर रहा था और मैक्स वेबर का ये मानना था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्रो करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश करें, तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करना होंगे। हम जब लफ्ज़ ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पब्लिक ऑफिसेज या पब्लिक ऑफिशियल्स या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जबकि ब्यूरोक्रेसी का अगर टर्मिनोलॉजिकली देखा जाए ओरिजिन और उसका लिटरल मीनिंग, तो उसका मतलब है द पावर ऑफ डेस्क। अब चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी है, चाहे वो कोई पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जब आपको कोई अथॉरिटी दे दी गई है, आपको कोई पोजीशन दे दी गई है किसी ऑफिस में, आप कोई ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, तो यू आर अ ब्यूरोक्रेट। तो मैक्स वेबर ने उस वक्त ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करें तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करना होंगे। उसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो सी है कि इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो वेबर ने नहीं बताया था, जो वेबर ने नहीं दिया था, तो वो है क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन whom you know। तो ये जो बात हो रही है कि क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन whom you know, यानी कि आप अपनी किसी रिश्तेदारी या किसी दोस्ती की वजह से किसी को कोई पोजीशन देते हैं, आप उसको कोई ऑफिस ग्रांट करते हैं, राइट? सो क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन whom you know मीन्स कि आप मेरिट की बेस पर भर्ती नहीं कर रहे, आप ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है टू व्हाट मैक्स वेबर सेड। मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को फ्लरिश करवाना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो वर्कर्स हों दे मस्ट बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी रादर देन nepotism and favoritism. Next question is, the human relations approach emphasized on importance of, इसका जवाब है all of these। all of these में अब क्या क्या आ रहा है हमारे पास? टीम वर्क, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच क्या है?
जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के सेटअप को, ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग को, तो उसमें हम डिफरेंट पढ़ते हैं अप्रोचेस को, डिफरेंट स्कूल्स को। उसमें एक होता है क्लासिकल स्कूल और एक होता है ह्यूमन रिलेशन स्कूल या ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। क्लासिकल स्कूल या क्लासिकल अप्रोच क्या है कि जी आप अपने वर्कर्स को राइट वेजेस प्रोवाइड कीजिए, उनको राइट कंडीशंस प्रोवाइड कीजिए, उनको राइट टूल्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें, अपना रोल सही तरीके से अदा कर सकें। बट इस अप्रोच के बावजूद 1930s में ये देखा गया कि कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ गए। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन जैसा एक इवेंट सामने आया जो कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का हम कह सकते हैं। इट वाज अ फॉर्म ऑफ अ ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये देखा गया कि डिस्पाइट प्रोवाइडिंग द राइट वेजेस, द राइट टूल्स एंड द राइट कंडीशंस, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें क्राइसिस आ जाते हैं, मसाइल आ जाते हैं। तो फिर उसके अंदर एक चीज़ जो हाईलाइट की गई वो क्या थी कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ह्यूमन एस्पेक्ट मिसिंग है, ह्यूमन एलिमेंट मिसिंग है। तो ये कहा गया ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आपको बेस्ट आउटपुट प्रोवाइड करें, एक प्रोडक्टिविटी हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन रिलेशंस पे फोकस किया जाए, ह्यूमन एलिमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन उस पे फोकस किया जाए। ह्यूमन एलिमेंट या ह्यूमन रिलेशंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं? टीम वर्क, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तब तक ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश नहीं कर पाएगी। जब तक आपके एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाइड नहीं होंगे विद द राइट वेजेस एंड विद द राइट कंडीशंस, जब आप उनको एक ह्यूमंस की तरह, नॉट लाइक किसी कॉग्स इन मशीन्स की तरह नहीं, आप उन्हें ह्यूमंस की तरह डील करेंगे, आप उनका अपनी जो ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न है उसके साथ साथ अपना एम्प्लॉय कंसर्न के दरमियान एक बैलेंस मेंटेन करेंगे, तब आपके एम्प्लॉयज़ एक्चुअली सेटिस्फाइड होंगे। And this is important when it comes to the flourishment and the productivity of an organization. So human relations approach focused on these elements in an organization in order to make it more productive. Ascribed social status of a person is determined by biological inheritance. Biological inheritance क्या होती है? जो चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती हैं, जो चीज़ें हमें हमारे जीन्स में मिलती हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे अंदर जो हमारे पेरेंट्स से, हमारे फैमिली मेम्बर्स से फेमिलियर होते हैं। सो दीज फीचर्स एंड दीज थिंग्स आर बायोलॉजिकली इनहेरिटेड। जैसे कि आपकी हाइट, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्शन, ये तमाम चीज़ें हमें बायोलॉजिकली मिलती हैं थ्रू जीन्स अपने पेरेंट्स से। The spread of cultural traits and patterns in space is called diffusion. Diffusion basically क्या होता है? जब आपकी इंफॉर्मेशन, जब आपकी कोई भी आप चीज़ ले लीजिए, जब उसका स्प्रेड बहुत रैपिड हो जाता है, जब आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं, तो स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेट्स एंड पैटर्न्स इन स्पेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक जो एडवांसमेंट हमें नज़र आ रही है उसकी वजह से कल्चरल ट्रेट्स और पैटर्न्स की डिफ्यूजन जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। हम डिफरेंट कल्चरल वैल्यूज़ को, हम डिफरेंट कल्चरल पैटर्न्स को जानते हैं, अडॉप्ट करते हैं और एक आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है। दुनिया हम कहते हैं कि एक ग्लोबल विलेज बन गई है, तो उसका रीज़न यही है कि ये जो हमारी डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये बहुत रैपिड हो चुका है, बहुत तेज़ हो चुका है। A stimulus response condition between two persons is called interaction. Interaction क्या होता है? हम किस चीज़ को कहते हैं कि इंटरेक्शन हो रही है? जब आप किसी रीज़न की वजह से किसी पर्पस को सर्व करने के लिए
अपने साथ, अपने फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सोशल सोसाइटी के मेंबर्स के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू फुलफिल अ पर्पस, stimulus response condition between two persons is called interaction. Polyandry is a form of marriage in which many men are husbands of one woman. जैसे कि एक टर्म है पोलीगैमी, इसका क्या मतलब होता है कि एक से ज़्यादा शादियां होना। लेकिन पोलीगैमी में यूजुअली हम कहते हैं कि एक आदमी मल्टीपल विमेन के साथ शादी करता है। सिमिलरली पोलीएंड्री इसका एक ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कि एक औरत मल्टीपल आदमियों के साथ शादी करती है। अगर हम चले जाएं कुछ अपनी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए जब अभी डिस्कवर नहीं हुआ था और अभी उसको आज़ादी नहीं मिली थी, तो वहाँ कुछ इंडिजिनस ग्रुप्स, इंडिजिनस ट्राइब्स एग्जिस्ट करते थे और इन ट्राइब्स में पोलीएंड्री जो है वो एज अ फिनोमेना एग्जिस्ट करती थी। तो इस तरह से और भी ट्राइब्स हैं, और भी ऐसी हमें एग्जांपल्स मिल सकती हैं जहाँ पोलीएंड्री एज अ प्रैक्टिस यूज़ होती है, जैसे कि नेपाल। तो ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ मैरिज है इन विच वन women marry multiple husbands. Next question is urbanism is, तो urbanism और urbanization ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इनमें सिमिलैरिटी भी है लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट है वो फ़र्क है। अर्बनिज़म का मतलब है एन एटीट्यूड और लाइफस्टाइल। तो अर्बनिज़म हम नॉर्मली रेफ़र करते हैं लोगों के लिविंग पैटर्न्स के साथ, लोगों के लाइफस्टाइल के साथ हु आर लिविंग इन अर्बन एरियाज़। और अर्बनाइजेशन जो है इट इज़ द प्रोसेस। अर्बनाइजेशन क्या है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं अर्बन एरियाज़ की तो वो अर्बनाइजेशन होता है। जैसे कि हम किसी एरिया को डेवलप करें, हम किसी एरिया को जो है अर्बनाइज करें। अब उन एरियाज़ में जो लोग आके रहेंगे और वो उस जगह का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, दैट इज़ अर्बनिज़म। सो ये दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और इनको समझना ज़रूरी है। कल्चर क्या है? कल्चर इज़ व्हाट हैज़ बीन गिवन टू अस बाय आवर फोरफादर्स। और एक और चीज़, कल्चर विद टाइम चेंज होता है क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट होती हैं, हमारी वैल्यूज़ चेंज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा कल्चर भी चेंज होता है। कल्चर भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारा मटेरियल कल्चर और एक होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट कल्चर, या आप कह लीजिए आइडियोलॉजिकल कल्चर। मटेरियल कल्चर क्या है कि हम लिबास कैसा पहनते हैं, हम खाना कैसा खाते हैं। पाकिस्तान के कज़ीन्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर फॉरेन कंट्रीज़। यूके के कज़ीन डिफरेंट हैं, टर्किश कज़ीन्स डिफरेंट हैं, जापानीज़, चाइनीज़ एंड वॉट नॉट। तो ये हमारा मटेरियल कल्चर होता है जो कि नज़र आता है। हमारे नेशनल ड्रेस क्या है, हम नॉर्मली किस तरह से ड्रेस करते हैं। और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट कल्चर है वो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे बिलीव्स हैं। तो हमारा कल्चर क्या होता है जो हमें हमारे फोर फादर्स से मिलता है, जिस इन्वायरमेंट में हमें ब्रॉट अप मिलता है, जिस इन्वायरमेंट में हम बड़े होते हैं, हम अपने आबाओ अजदाद के, हम अपने बड़ों से सीखते हैं कि हमें इस सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्चर हैज़ बिन गिवन टू अस बाय आवर फोर फादर्स। अ सोशल कास्ट इज़ ऑलवेज, इसका सही जवाब है एंडोगेमस एंड क्लोज्ड। हम अपने मुल्क में अगर देखें, और अगर ना सिर्फ अपने मुल्क में, अपने मुल्क से बाहर निकल कर भी अगर हम दूसरे मुल्कों में देखें, तो कास्ट सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है, सेक्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हम अपनी सोसाइटी में डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स वी एसोसिएट आवरसेल्व्स विद। तो ये जो सोशल कास्ट होती है ये एंडोगेमस और क्लोज्ड होती है। इसका मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस आई बिलोंग टू अ कास्ट, मैं एक कास्ट की मेंबर हूँ, तो आई विल नॉट ओपन माई सेल्फ टू अदर कास्ट फॉर डिफरेंट social functions. For instance, if I want to marry, I will look for a person who belongs to my caste.
तो ये होता है एंडोगेमस एंड क्लोज्ड सिस्टम होना। तो कास्ट सिस्टम जो है नॉर्मली वो एंडोगेमस और क्लोज होता है। A socially expected and approved behavior is called social norm. आपको नाम से आइडिया हो जाना चाहिए नॉर्म किस लफ्ज़ से आपको मिलता जुलता लगता है। नॉर्म कम्स फ्रॉम नॉर्मल, जिन चीज़ों को हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। सोशली एक्सपेक्टेड और अप्रूव्ड बिहेवियर, जो आपने ऐसा बिहेवियर जो आपने सोशली एक्सपेक्ट किया होता है, जो आप किसी जेंडर रोल से या किसी सोशल रोल से किसी इंसान से आप एक्सपेक्ट करते हैं ये इस कंडीशन में इस तरह से बिहेव करेगा, वो एक सोशल नॉर्म होती है। फॉर इंस्टेंस, आप स्कूल जाते हैं और आप स्टूडेंट हैं, तो बीइंग अ स्टूडेंट इस रोल में आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अटेंटिवली क्लास में बैठेंगे, आप अपनी टीचर का लेक्चर सुनेंगे और आपको जो होमवर्क दिया जाएगा आप टाइम पर कंप्लीट करके लाएंगे। ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है एक अच्छे स्टूडेंट से। जो स्टूडेंट ऐसे बिहेव नहीं करता वो डिविएंट होता है। तो सोशल नॉर्म्स क्या हैं कि जो आपके अप्रूव्ड बिहेवियर हैं आपकी सोसाइटी में, जो आपके रोल से एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आप इस सर्टेन कंडीशन में इस तरह से बिहेव करेंगे। जब आप उस अपने रोल के साथ कंप्लाई करते हैं, उस बिहेवियर के साथ कंप्लाई करते हैं, इट मीन्स यू आर इन कंफॉर्मिटी विद द सोशल नॉर्म्स। अ पुश फैक्टर इन माइग्रेशन मीन्स, इसका सही जवाब है पीपल फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस लीविंग। पुश फैक्टर क्या होता है कि आप ऐसे हालात का आपको फेस करने पड़े, आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस फेस करने पड़े जिसकी वजह से आपको अपने मुल्क से या जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ से माइग्रेट करना आपकी मजबूरी बन जाए। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा सीरियन क्राइसिस के रिज़ल्ट में सीरियन पॉपुलेशन माइग्रेटेड टू वेरियस कंट्रीज़। कुछ टर्की जो है उन्होंने माइग्रेशन की, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ चले गए। इसी तरह से पाकिस्तान में जब हम 1980s के पीरियड में चले जाते हैं और अफ़गान वॉर स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे अफ़गान रेफ्यूजीज़ हमारे मुल्क में आ गए शेल्टर के लिए। तो ये क्या था, ये पुश फैक्टर था, क्योंकि उनके अपने मुल्क में कंडीशंस इस तरह की नहीं रही थी कि वो वहाँ पे पीसफुली रह सकते। इसी तरह एक पुल फैक्टर भी होता है कि कोई ऐसी जगह जिधर इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि लोग वहाँ जाएं। जैसे कि बहुत सारे लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से माइग्रेट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ जाते हैं, यूएसए जाते हैं, यूके जाते हैं फॉर बेटर एजुकेशनल सर्विसेज, फॉर बेटर ऑक्यूपेशनल सर्विसेज, ताकि वो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिल सकें। तो वो पुल फैक्टर होता है कि आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ। सोशल स्ट्रक्चर कैसे बनता है एक सोसाइटी में? तो सोशल स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो सही जवाब है और जो इंतहाई ज़रूरी है वो ये है कि कंप्लायंस टू नॉर्म्स। अगर आप अपनी सोशल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करेंगे तभी आप सोसाइटी में इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, तभी आप सोसाइटी के एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर पर पूरा उतर सकते हैं। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी इज़ द नेटवर्क ऑफ कंप्लायंस टू नॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विड अप्रोच बिलीव्स इन। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विड का मतलब क्या है। WID, विमेन इन डेवलपमेंट। इसका सही जवाब है इनकॉर्पोरेटिंग विमेन इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। मतलब कि औरतों को भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनके कंसर्न्स को देखा जाए। ये जो आपका एक पेट्रियार्की प्रिवेल कर रही है आपके सिस्टम में, पेट्रियार्कल सिस्टम है, इसको डिनाई करती है ये अप्रोच, और ये इस चीज़ पे बिलीव रखती है कि औरतों का भी इस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट होना इम्पॉर्टेंट है एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के लिए। गेरोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एजेड एंड एजिंग। जो आपके ओल्ड एज लोग हैं उनकी सोशल एनालिसिस, उनकी सोशल स्टडी, उनको साइंटिफिकली स्टडी करना, उसको हम गेरोंटोलॉजी कहते हैं। द मोस्ट परवेसिव ऑफ द सोशल प्रोसेसेस आर, इसमें सही जवाब है हमारे पास कंपटीशन। देखा जाए तो अगर हम ऑब्ज़र्व करें
तो हमारी सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई है, हमारी सोसाइटी इवॉल्व की है। और उस एवोल्यूशन के पीछे जो एक ड्राइविंग फोर्स है वो कंपटीशन है। कंपटीशन हमें फोर्स करता है, कंपटीशन हमें ड्राइव करता है कि हम अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको शिफ्ट करें, हम अपनी मेथडोलॉजीज़ को शिफ्ट करें, हम अपनी सोशल आइडियोलॉजीज़ को सोशल डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो द मोस्ट परवेसिव ऑफ द सोशल प्रोसेसेस आर competition. The creative potential of personality is accounted for by drive psychology. The country with better record for gathering population statistics than any other is, the right answer is Japan. Thank you for watching this video and we will come up with our new videos और उसके अंदर हम मज़ीद questions को, मज़ीद repeated MCQs को, सोशियोलॉजी और तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs को हम उस पर वीडियोज़ बनाएंगे और आप तक अपना नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।